बुलेटिन की शुरुआत केरल स्टोरी के साथ करेंगे। उत्तर प्रदेश के चैप्टर के साथ ये खबर शुरुआत करेंगे। 2023 में आई फिल्म केरल स्टोरी तो आपने देखी ही होगी और इसके जरिए केरल से हजारों हिंदू लड़कियों को ब्रेन वॉश किए जाने का दावा किया गया था। बिल्कुल ठीक इसी पैटर्न पर केरल स्टोरी के यूपी चैप्टर का भी खुलासा हुआ है। प्रयागराज की एक दलित बेटी को ब्रेन वॉश कर धर्मांतरण फिर आतंकी ट्रेनिंग के खुलासे ने यूपी पुलिस के कान खड़े कर दिए हैं। यानी केरल में कभी जो गैंग अपनी चाल में कामयाब हो रहा था, उसकी स्क्रिप्ट इस बार उत्तर प्रदेश में फ्लॉप हो गई है, क्योंकि अब योगी सरकार इस मॉड्यूल को जड़ से उखाड़ फेंकने में जुटी हुई है। आतंक की नर्सरी का ये वो पैटर्न है जिसे फिल्मी पर्दे पर केरला स्टोरी के नाम से आपने देखा था। अब यूपी में केरल स्टोरी पार्ट 2 देखिए। रास्ते में मुझे बताई इस्लाम अच्छा धर्म होता है और सब खराब। फिर उसके बाद कैफ ने स्टेशन पे छोड़ा। उसके बाद फिर मैं लोग टिकट कटाई। उसके बाद फिर ट्रेन में बैठी, मैं रो रही थी। तो रक्षा बोली क्यों रो रही हो, रो मत, मैं जहाँ चल रही हूँ वहाँ पर इस्लाम शिक्षा दी जाती है और पैसा भी दिया जाता है। यानी धर्मांतरण और आतंकी ट्रेनिंग का ये सिंडिकेट यूपी से चलाया जा रहा था, जिसके 2 अहम किरदार हैं। किरदार नंबर 1 कैक्शा, किरदार नंबर 2 मोहम्मद कैफ। यानी यूपी टू केरला नई केरला स्टोरी बना दी गई। हम लोग केरला गए। केरला से उसके बाद एक घर में लग गए। मुस्लिम लड़के थे ढेर सारे और बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ थी और मुझ जैसी दलित लड़कियों को धर्म परिवर्तन कराते थे और जिहाद की ट्रेनिंग देते थे। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब केरल में धर्मांतरण गैंग का चैप्टर क्लोज हो गया, जब फिल्म केरल स्टोरी के बाद ये पूरा का पूरा नेक्सस साइलेंट हो चुका था, तो अचानक फिर वो एक्टिव कैसे हो गया? और इस बार इस गैंग का टारगेट यूपी की बेटियां क्यों बनी? कैसे ये पूरा नेक्सस काम करता था और इस धर्मांतरण गैंग के पीछे और कौन कौन लोग हैं जिनका नाम आना अभी बाकी है, जरा वो भी समझते हैं। पूरी कहानी समझने के लिए सबसे पहले इस नेक्सस की मोडस ऑपरेंडी को समझना होगा। धर्मांतरण और आतंकी ट्रेनिंग के 2 अहम सेंटर हैं। एक यूपी का प्रयागराज, जहां से टारगेट चुने जाते थे। दूसरा केरल का त्रिशूल इलाका, जो धर्मांतरण और आतंक का ट्रेनिंग सेंटर है। केरल में दरकशा बानों द्वारा उसको वहाँ कुछ संदिग्ध लोगों से मिलवाया गया, जिन्होंने उसको पहले पैसों का प्रलोभन दिया, बाद में जबरन धर्म परिवर्तन करवाया और वहाँ रुककर जिहाद के लिए सिखलाई का दबाव बनाया। यानी ये कट्टर गैंग साम दाम दंड भेद सब तरीके अपनाता था। कहक्षा का काम टारगेट को चुनना होता था, जिसके लिए गरीब दलित लड़कियों को चुना जाता, फिर उन्हें ब्रेन वॉश कर केरल ले जाया जाता। केरल में लड़कियों को धर्मांतरण के लिए पैसों का लालच दिया जाता, फिर आतंकी और कट्टरता की ट्रेनिंग भी दी जाती थी। ये पूरा पैटर्न ठीक उसी तरह का है जैसा केरला स्टोरी में आपने देखा, लेकिन इन कट्टरपंथी गैंग से एक गलती हो गई। इस बार उन्होंने यूपी को चुनकर बड़ी भूल कर दी। योगी फोर्स अब इस गैंग की एक एक ईंट उखाड़ फेंकेगी। उत्तर प्रदेश की विवादित कथा शुद्ध सियासी कथा में अब बदल चुकी है। इस बार अखिलेश यादव के टारगेट पर देश के सबसे पॉपुलर कहे जाने वाले कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं। अखिलेश यादव न सिर्फ कथावाचकों पर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का तो नाम तक वो ले रहे हैं और कह रहे हैं कि वो एक एक कथा के लिए लाखों रुपए लेते हैं, वो भी अंडर टेबल। अब अखिलेश यादव के इस बयान पर बीजेपी की ओर से भी पलटवार आया है, क्योंकि चोटी कांड से शुरू हुई कथावाचक वाली लड़ाई में नाम बाबा बागेश्वर का आ चुका है। अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कथा सुनाने के लिए पैसे लेते हैं, वो भी 1-2 लाख नहीं बल्कि 50-50 लाख। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री क्या? यानी इटावा चोटी कांड का मुद्दा अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ शिफ्ट हो चुका है। बाबा बागेश्वर दावा कर रहे हैं वो कथा कराने के लिए फीस नहीं लेते। हमने कभी कथा के लिए दक्षिणा नहीं मांगी है। हमने कभी कथा के लिए दक्षिणा नहीं मांगी है। इधर अखिलेश यादव के बयान पर पॉलिटिकल रिएक्शन भी आया और मुद्दा कथावाचक बनाम मौलवी की तरफ शिफ्ट होने लगा। जो अपने दौरे हुकूमत में मौलवियों को लाखों एकड़ जमीन, हजारों करोड़ की लुटा के उस पे कानूनी हक दे देना चाहते हैं और उस पे कानूनी ठप्पा लगा देना चाहते हैं, वह दान दक्षिणा के ऊपर भी सवाल उठाना। खैर, अखिलेश यादव ने जिस तरह बाबा बागेश्वर को निशाने पर लिया, अब उसी अल्फाज में उनके खिलाफ तीखे हमले भी हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कांवड़ रूट पर ढाबे का नाम कुछ और, मालिक कोई और। बस इसी भ्रमजाल को दूर करने के लिए अब हिंदूवादी संगठनों ने एक खास मुहिम छेड़ दी है। अब ढाबों पर भगवान वराह की तस्वीर लगाई जा रही है।
और हिंदुओं से खास अपील की जा रही है। इस अपील के साथ ही लगे हाथ जिन दुकानदारों का वेरिफिकेशन कर रहे हैं, उनकी दुकान पर भगवान की तस्वीर भी लगाई जा रही है। ये है कि अपने ढाबों के आगे आप अपना नाम और पता जरूर लिखें, ताकि जो भी कांवरिया है, जो भी श्रद्धालु है, उनको इस बात का क्लियरिटी हो, स्पष्ट हो कि वो जिस जगह पे खा रहे हैं वो हिंदुओं का है। हिंदू संगठनों का दावा है कांवड़ रूट पर अब भी कई ऐसी दुकानें और ढाबे हैं जिसका नाम हिंदू देवी देवता के नाम पर रखा गया है, लेकिन उसका मालिक मुस्लिम है। अब ऐसे ढाबों पर कार्रवाई होनी चाहिए। धर्म की रक्षा के लिए अपने ये अभियान चलाया है और इस अभियान में हमें सफलता मिल रही है और चेकिंग चल रहा है। जो इस तरह की होते हैं वो पुलिस को हम उसकी सूचना दे देते हैं। दरअसल हिंदू संगठन के इस अभियान में जो तस्वीर लगाई जा रही है वो भगवान विष्णु के तीसरे अवतार हैं, जो सुअर के रूप में प्रकट हुए थे और मान्यता है कि पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान विष्णु वराह के अवतार में आए थे। अब इसी तस्वीर के जरिए हिंदू संगठन संदेश देने की कोशिश में है। भगवा चोला, हाथ में भगवान की तस्वीर, लेकिन नाम शहजाद। उत्तर प्रदेश के शामली में अब पहचान छिपाकर दूसरे धर्म के लोगों का भीख मांगने का धंधा जोरों पर चल रहा है। लेकिन इस खबर में यह भी समझना चाहिए कि गरीबी कितनी है कि आदमी यहां तक मजबूर हो गया है कि अपना धर्म छिपाकर उसको एक एक रुपए की भीख मांगनी पड़ रही है। यहाँ मुस्लिम धर्म के लोग हिंदू भगवा चोला पहनकर और हाथों में भगवान की तस्वीर लेकर भीख मांग रहे हैं। भाईजान भगवा वेश में घर घर दस्तक दे रहे हैं। शक के आधार पर जब भीख मांगने वाले से उसका नाम पूछा गया तो उसने अपना नाम सोनू और पिता का नाम रोहित बताया, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही थी, क्योंकि जब सत्यापन के लिए जांच की गई तो पता चला सब फर्जी है और युवक तो चंदनपुरी का रहने वाला शहजाद है। तुम्हें मुस्लिम बताया जा रहा है, तुम मुस्लिम हो या नहीं हो? मुस्लिम जोगी, मुस्लिम जोगी। और तुम तो हिंदू बता रहे थे अभी। नहीं, उपाधा बताया था। तो हिंदू जोगी हो या मुसलमान जोगी, ये बताइए। मुसलमान जोगी। भगवा चोला पहनकर भीख मांगने वाला शहजाद खुद को कभी उपाध्याय तो कभी दूसरी जाति का बता रहा था, लेकिन जब सख्ती से पूछा गया तो उसने खुद को मुस्लिम जोगी बताकर मौके से चलता बना। जानकारी के मुताबिक शहजाद अकेला नहीं है, और भी कई लोग नाम और धर्म बदलकर अपनी पहचान छुपाकर भिक्षावृत्ति के धंधे में शामिल हैं, जो कभी भी अप्रिय घटना को भी अंजाम दे सकते हैं। लाउड स्पीकर पर अजान हो या मंदिर में लाउड स्पीकर हो, उत्तर प्रदेश सरकार ने अब जो मॉडल लागू किया है वो पूरे देश में हिट हो रहा है। अब यूपी की तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार भी धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर डाउन कराने में जुटी हुई है, जिसकी गवाही मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से आई है। तस्वीरों में देखा जा सकता है पुलिस धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकर को उतार रही है और लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने वालों को सख्त वार्निंग दे रही है कि नियम तोड़े तो आगे कार्रवाई के और भी रास्ते हैं। दरअसल जिला प्रशासन का दावा है कि लाउड स्पीकर से छात्रों को पढ़ाई में दिक्कत हो रही थी, जबकि कई बुजुर्गों ने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए भी शिकायत की थी। फिर क्या, मध्य प्रदेश में भी यूपी वाला योगी मॉडल अप्लाई कर दिया गया और धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकर डाउन करवा दिए गए। दावा है कि करीब 14 लाउड स्पीकर इस कार्रवाई के दौरान उतारे गए। बिहार की सियासत में जिसकी जितनी ज्यादा आबादी उसका उतना ही, जिसे कहा जाए कि वोट बैंक बड़ा है तो उसकी डिमांड भी बढ़ रही है। अब उसी डिमांड में जाति से हटकर मैटर धर्म की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। एक दिन पहले तेजस्वी यादव ने मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट करने के लिए वक्फ का मुद्दा उठाया था, तो अब बीजेपी पसमानदा कार्ड खेलकर नहले पर दहला मारने की कोशिश कर रही है। तेजस्वी यादव का यही बयान बिहार में सियासी तूफान ला चुका है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में सिर्फ कुछ महीनों का वक्त बचा है। चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ऐसे में जाति की सियासत करते करते नेता वक्फ के नाम धर्म युद्ध छेड़ चुके हैं और ये सब सिर्फ खास वोट बैंक को साधने के लिए हो रहा है। बिहार की कुल जनसंख्या करीब 10.4 करोड़ है, जिसमें से करीब 1.76 करोड़ मुस्लिम समुदाय से हैं। बिहार में मुस्लिमों की संख्या करीब 17% है, जिस पर अब आरजेडी के साथ बीजेपी की भी नजर जा टिकी है। उधर गांधी मैदान में वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ रैली हुई। इधर फटाफट बीजेपी ने पसमानदा मुसलमानों को जोड़ने के लिए बैठक बुला ली। मीटिंग में डिप्टी सीएम से लेकर बीजेपी के बड़े बड़े नेता शामिल हुए। यानी अब बिहार में लड़ाई मुस्लिम बनाम मुस्लिम के बीच शुरू हो चुकी है और टारगेट पर तेजस्वी यादव है। समाजवादी भी नहीं रह पाए, बन गए नवाजवादी। अब न वो नवाजवादी न समाजवादी, बन गए रमखुदैया नवाजवादी। इन लोगों को तो सूट करता है ना, क्योंकि ये क्लेम करते हैं कि हम MY वाले लोग हैं। तो जो M वाले लोग हैं, इनको ये देखना है
कि 15 साल आपका राजपट रहा। संदेश साफ है, बिहार में चुनाव है और अब जाति छोड़कर मुस्लिमों पर तनाव है। दिल्ली में झुग्गियों पर हो रही बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सियासत गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी लगातार प्रदर्शन कर बीजेपी को घेर रही है। अरविंद केजरीवाल ने झुग्गियों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी वाले बयान पर निशाना साधा है। यानी दिल्ली में मिली हार के बाद आम आदमी पार्टी गारंटी वाले बयान पर ही पॉलिटिक्स कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी के झुग्गी के बदले मकान वाले गारंटी पर निशाना साधा, तो बीजेपी ने केजरीवाल पर जनता को ठगने का आरोप लगा दिया। मोदी जी ने कहा था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, उनका मतलब था जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान। वो ये कहना चाहते थे मेरे को वोट दे दो, मैं सारी झुग्गियाँ तोड़ दूंगा और मैदान बना दूंगा। मोदी की गारंटी झूठी है, मोदी की गारंटी फर्जी है, मोदी की गारंटी नकली है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत झुग्गी के बदले अच्छे सुंदर मकान दे दिए गए, उसको खाली कराना था। वो सच नहीं बताएंगे अरविंद केजरीवाल, झूठ परोसने में, झूठ बेचने में लगे हुए हैं। लेकिन 11 साल जनता को ठगने वाले केजरीवाल, दिल्ली के लोग आपकी झांसे में आने वाले नहीं हैं। तो दिल्ली में झुग्गी बनाम गारंटी सियासत का नया ट्रैक बन गया है। अब देखना होगा बीजेपी की गारंटी काम आएगी या आम आदमी पार्टी झुग्गियों के सहारे अपनी खोई हुई सियासी जमीन फिर से तैयार कर पाएगी। जून महीने का आज आखिरी दिन है। जुलाई कई बड़े बदलाव लेकर आ रहा है और इसका असर घर की रसोई से लेकर कई चीजों पर पड़ने वाला है। 1 जुलाई से घरेलू और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ सकते हैं। जून में कमर्शियल सिलेंडर सस्ता हुआ था, लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि शायद घरेलू सिलेंडर की कीमत में भी बदलाव हो सकता है। उधर रेलवे ने भी कई बदलाव किए हैं। 1 जुलाई से ट्रेन का टिकट महंगा हो जाएगा। नॉन एसी कोच में 1 पैसा प्रति किलोमीटर और एसी क्लास में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी हो जाएगी। इसके साथ ही अब आधार वेरीफाइड यूजर्स ही IRCTC वेबसाइट या ऐप पर तत्काल टिकट बुक कर पाएंगे। 1 जुलाई से HDFC क्रेडिट कार्ड भी महंगा हो जाएगा। यूजर्स के लिए यूटिलिटी बिल पेमेंट करने पर एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ सकती है। इसके अलावा डिजिटल वॉलेट्स में महीने भर में 10,000 रुपए से अधिक डालने पर 1% का चार्ज लगेगा। 1 जुलाई से नया पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार वेरिफिकेशन अब अनिवार्य कर दिया गया है। और सबसे बड़ा बदलाव दिल्ली में पुराने वाहनों को लेकर लिया गया है। दिल्ली में 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर अब बैन लग गया है। अब पुरानी गाड़ियों के मालिक पेट्रोल पंप से फ्यूल नहीं भरवा पाएंगे। और इस योजना के तहत पुरानी गाड़ियों को सर्विलांस सिस्टम के जरिए पहचाना जाएगा। अगर गाड़ी 10 से 15 साल से ज्यादा पुरानी होगी तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को 1 जुलाई से अब पेट्रोल पंप से तेल नहीं मिलेगा। और अगर फिर भी कोई पुरानी गाड़ियों के साथ दिल्ली में एंट्री करेगा तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसे 4 पहिया वाहन मालिकों पर 10,000 रुपए और 2 पहिया वाहन मालिकों पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। यहाँ तक कि दिल्ली में आई किसी बाहरी राज्य की भी किसी पुरानी गाड़ी को भी किसी भी तरह का कोई भी तेल नहीं मिलेगा। अब सवाल है कि आखिर पुरानी गाड़ियों की पहचान कैसे की जाए। इसके लिए पेट्रोल पंप पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन ANPR लगाया गया है। ये सिस्टम वाहन डेटाबेस से लिंक है। पेट्रोल पंप पर इन कैमरों के जरिए गाड़ी का नंबर प्लेट स्कैन होगा। नंबर स्कैन होते ही डेटाबेस से गाड़ी की जानकारी रियल टाइम में ही निकाल ली जाएगी और अगर गाड़ी पुरानी होगी तो उसे सीज कर दिया जाएगा। अगर पेट्रोल पंप मालिकों की ओर से नियमों का उल्लंघन किया गया तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश की बागपत पुलिस और नोएडा STF ने राज्य के सबसे खौफनाक साइको किलर का एनकाउंटर किया है। 1 लाख का इनामी संदीप सिर्फ ट्रक ड्राइवर्स को टारगेट करता था। उन्हें जान से मारकर ट्रक और सामान लूट लेता था और हर बार बिल्कुल सेम पैटर्न। ड्राइवर की हत्या, ट्रक गायब और हैरानी की बात यह है कि वो सिर्फ ट्रक ड्राइवर्स की ही हत्या करता था। क्यों? वजह आपको हैरान कर देगी। एक ऐसा शख्स जिसने अपनी बेटी की मौत के बाद इंसान से दरिंदा बनने की कसम खा ली थी और फिर ट्रक ड्राइवरों के लिए वो मौत का दूसरा नाम बन गया। यूपी की सड़कों पर रात के अंधेरे में संदीप मौत की परछाई बनकर घूमता था और जहां भी ट्रक ड्राइवरों को मारने का मौका मिलता वो काम तमाम कर देता। ट्रक ड्राइवर्स की हत्या करके ट्रक सहित सभी सामान लूट लेने के गैंग के साथ पुलिस मुठभेड़ हुई है, जिसमें 1 लाख का वांछित इनामिया संदीप पहलवान और संदीप लोहार घायल हुआ और इसको प्रारंभिक उपचार हेतु डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बागपत में एडमिट कराया गया, जहां डॉक्टर्स ने इसे मृत घोषित कर दिया। कातिल के साइको किलर बनने के पीछे हैरान करने वाली कहानी है। दरअसल संदीप की बेटी की ट्रक से कुचलने के बाद मौत हो गई थी। बेटी की मौत के लिए संदीप ट्रक ड्राइवरों को दोषी मानने लगा और बदला लेने के लिए वो ट्रक ड्राइवरों का बेरहमी से कत्ल करने लगा।
जल्द ही पश्चिमी यूपी में ट्रक ड्राइवर्स के कत्ल की कई घटनाएं सामने आईं। वही हथियार, वही पैटर्न, ड्राइवर की हत्या, ट्रक गायब। शुरुआत में पुलिस को लगा कि ये लूटपाट है, लेकिन जब एक के बाद एक 3 ट्रक ड्राइवरों की लाशें मिली तो साफ हो गया कोई साइको पैटर्न चल रहा है। 30 जून की रात बागपत में एसटीएफ और पुलिस ने जाल बिछाकर इस साइको किलर को घेर लिया और एनकाउंटर में मार गिराया। उत्तर प्रदेश में क्राइम पर योगी आदित्यनाथ का कमिटमेंट साफ साफ दिखता है। अपराधियों का हिसाब बुलेट से होगा और इसीलिए यूपी पुलिस अपराधियों का ताबड़तोड़ एनकाउंटर भी करती नजर आ रही है। तस्वीरें मैनपुरी की हैं, जहां पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। लगातार दूसरे दिन पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एक बदमाश के पैर में गोली लगी तो दूसरा भागते समय गिरकर घायल हुआ। पुलिस ने बदमाशों से मोटरसाइकिल, तमंचा, कारतूस, मोबाइल और कैश बरामद किया है। जिला गाजियाबाद के कविनगर की तस्वीरें भी देख लीजिए, जहां शातिर बदमाश जितेंद्र पुलिस की गोली का शिकार हो गया। 25,000 के इनामी बदमाश जितेंद्र पर 1.5 करोड़ की डकैती का आरोप है। जानकारी के मुताबिक गाड़ियों की चेकिंग के दौरान बदमाश जितेंद्र ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी। पुलिस ने उसके पास से एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद किया है। इस बदमाश पर कई शहरों में आपराधिक मामले दर्ज हैं। हरदोई पुलिस ने भी मुठभेड़ में शातिर बदमाश सचिन को गिरफ्तार किया है, जिसने रविवार को 6 साल की एक मासूम की दुष्कर्म के बाद हत्या की है। जब पुलिस ने इस अपराधी को पकड़ा और मौका वारदात पर लेकर जाने लगी तो आरोपी सचिन ने दारोगा की पिस्टल छीनकर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी सचिन के पैर में गोली लगी, जिसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। उत्तर प्रदेश से झारखंड तक गुंडों पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। एक तरफ वासेपुर में गैंगस्टर्स प्रिंस खान के घर कुर्की जब्ती की कार्रवाई हुई तो दूसरी तरफ औरैया में अपराधी के दरवाजे पर पहुंचकर पुलिस ने डुगडुगी पिटवाई। सबसे पहले आप झारखंड के धनबाद की खबर जानिए। वासेपुर में कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान और उसके भाई के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और कोर्ट के आदेश पर गैंगस्टर प्रिंस खान के घर पर कुर्की जब्ती की गई। इस कार्रवाई को बैंक मोड़ और भूली ओपी पुलिस ने संयुक्त रूप से अंजाम दिया। पुलिस ने पहले गैंगस्टर प्रिंस खान के घर पर इस्तेहार चिपकाया, फिर प्रशासनिक अमला अपराधी के घर पहुंचा गया। गैंगस्टर प्रिंस खान पर हत्या, अपहरण, रंगदारी और अवैध हथियार रखने जैसे दर्जनों गंभीर मामले दर्ज हैं। अब दूसरी खबर भी जान लीजिए। उत्तर प्रदेश के औरैया में अपराधी नदीम उर्फ बुलेट के घर पुलिस पार्टी डुगडुगी लेकर पहुंची। अपराधी नदीम उर्फ बुलेट पुत्र समीर बेग उर्फ कोले निवासी मोहल्ला बिधिचंद कोतवाली क्षेत्र औरैया, जो एक सातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध कोतवाली औरैया पर कई आपराधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। इसके स्वच्छंद विचरण पर अंकुश लगाते हुए इस अपराधी को 6 माह के लिए कोतवाली पुलिस ने नदीम उर्फ बुलेट के दरवाजे डुगडुगी पिटवाकर आदेश चस्पा किया। इससे पहले औरैया डीएम के आदेश पर जिले में 6 आरोपियों को जिला बदर किया गया है। कानपुर में क्रिकेट मैच के दौरान आईपीएस अधिकारी और बीजेपी एमएलसी अरुण पाठक के बीच तीखी बहस हो गई। मामला तब शुरू हुआ जब महिला अधिकारी ने एमएलसी अरुण पाठक के सुरक्षा कर्मियों को हथियार के साथ स्टेडियम में एंट्री करने से रोका, जिसके बाद एमसीएल अरुण पाठक बिफर गए और एडीसीपी अंजलि विश्वकर्मा से बहस करने लगे। दरअसल एडीसीपी अंजलि विश्वकर्मा अपने सहकर्मियों के साथ ग्रीन पार्क स्टेडियम में थी। इस दौरान बीजेपी नेता अरुण पाठक अपने समर्थकों के साथ अंदर जाने लगे, जिसके बाद सुरक्षा में लगी महिला एसीपी ने कहा कि गनर अंदर ले जाना अलाउड नहीं है। इसके बाद एडीसीपी अंजलि विश्वकर्मा अपनी सहयोगी को रोकते हुए मैं इनसे डील कर चुकी हूँ, जिसके बाद नेताजी नाराज हो गए। क्या डील किया? क्या डील किया? क्या डील किया? तो जवाब देने की स्थिति नहीं आपकी, मत करिएगा। दरअसल अरुण पाठक को डील शब्द से नाराजगी थी। उन्होंने एडीसीपी से डील का मतलब स्पष्ट करने को कहा। अरे डील क्या किया है? मैं डील पूछ रहा हूँ, आपने मुझसे कहा कि आपने डील। एडीसीपी अंजलि विश्वकर्मा अरुण पाठक को समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन वो डील पर ही अटके रहे, जिसके बाद महिला अधिकारी मौके से चली गई। इस बार मॉनसून की दस्तक अपने साथ आफत लेकर आई है। पहाड़ से मैदान तक त्राहिमाम मचा है। नदी नाले उफान पर हैं और देश के तमाम डैम्स भी पानी से लबालब भर चुके हैं। जिस प्रकृति की गोद में लोग सुकून की तलाश में ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का रुख कर रहे थे, नदी किनारे शांति ढूंढ रहे थे, अब प्रकृति का विकराल रूप अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाने पर आमादा दिख रहा है। पहाड़ से मैदान तक सिर्फ और सिर्फ तबाही देखने को मिल रही है, क्योंकि इस बार आसमान से सिर्फ बादल नहीं बरसे, हर तरफ तबाही बरस रही है। नदी नाले, झील, झरना, हर तरफ हाहाकार मचा है। इस तस्वीर को ही देखिए। बिहार के गया में वाटरफॉल में अचानक पानी आने से कई लोग तेज बहाव में फंस गए। कुछ लड़कियां पानी के साथ बहने लगी।
तभी वहां मौजूद लोगों ने जान जोखिम में डालकर रेस्क्यू करने लगे। गनीमत रही, सभी बच्चों को नीचे जाने से पहले ही रोक लिया गया। इन तबाही के दृश्य को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, जो भी इनकी जद में आता है उसको अपने आगोश में बहाकर ले जाते हैं। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पहाड़ से मैदान तक पूरी पिक्चर इससे भी भयावह है। नदियां अपने उफान पर है। डैम से रिलीज होने के बाद पानी की रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटे से बह रही है। सड़कें, घर, मकान सब कुछ पानी में समा रहे हैं और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्बादी नजर आ रही है। पहाड़ों पर घूमने की चाह मौत की राह से कम नहीं है। हिमाचल प्रदेश में भी कुदरत का कहर जमकर तबाही मचा रहा है। लगातार हो रही बारिश के बाद मकानों में भी खतरा बढ़ गया है। शिमला में एक बहुमंजिला इमारत पल भर में जमींदोज हो गई और इस हादसे का लाइव वीडियो भी सामने आया है। मात्र 3 सेकंड में ही 5 मंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। तस्वीरें शिमला के भट्टा खुफर की है, जहां मूसलाधार बारिश के बाद बहुमंजिला इमारत पल भर में जमींदोज हो गई। हादसे के बाद आई तस्वीरें तबाही की गवाही दे रही हैं। गनीमत रही, इस बिल्डिंग को पहले ही खाली करवा दिया गया था। लोगों का कहना है कि इस मकान के गिरने के बाद आसपास के और मकान भी खतरे की जद में आ गए हैं। शिमला में भयंकर लैंडस्लाइड की दूसरी तस्वीर देखिए। लैंडस्लाइड के कारण एक यूनिवर्सिटी की कैंटीन टूटकर गिर गई। मात्र 7 सेकंड में कैंटीन का हिस्सा टूटकर नीचे खाई में गिर गया। ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि मॉनसून सीजन में जल की धारा कैसे जनजीवन के लिए खतरा बन गई है। हिमाचल प्रदेश में भी बारिश के बाद ब्यास नदी का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। नदी के किनारे बसे इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। मंडी में ब्यास नदी के किनारे बने मंदिर और घाट पूरी तरह डूब चुके हैं और तस्वीरों में ब्यास नदी का रौद्र रूप देखा जा सकता है। ऊपरी इलाकों में हो रही बारिश के बाद ब्यास नदी में पानी के साथ साथ मलबा और पत्थर भी आ रहे हैं। नदी के शोर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पानी का बहाव कैसा। देखिए, ब्यास नदी के पास बने मंदिर पूरी तरह डूब चुके हैं। मौसम विभाग ने हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद ब्यास नदी का जलस्तर और बढ़ सकता है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से नदी के किनारों से दूर रहने की अपील की है। मॉनसून के मौसम में सिर्फ बादल ही मुसीबत नहीं होते हैं, बल्कि बम बनकर गिरी हर बूंद चट्टानों को चकनाचूर करती नजर आती है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक दरकती चट्टानें कई किलोमीटर लंबे जाम का कारण बन रही हैं। पहाड़ का दरकना, चट्टानों का चकनाचूर होना और तबाह होती सड़कें। पहाड़ी राज्यों में तबाही का ये सबसे आम मंजर है, जिसका ट्रेलर अब कुदरत दिखाने लगी है। उत्तराखंड का चमोली हो या हिमाचल का मंडी और कुल्लू, आसमान से बरस रही मुसीबत और चकनाचूर होती चट्टानों ने पहाड़ पर गाड़ियों के पहिए किस तरह जाम किए। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं, कहीं झरना और चट्टानें सड़क पर आ गई हैं, तो कहीं पूरा पहाड़ ही दरक कर रोड पर आ गया। जगह भले अलग, लेकिन मुसीबत एक जैसी। बड़े लैंडस्लाइड की वजह से ये सड़क कई घंटों से बंद थी, जिसे अब खोल दिया गया और ये सुचारू हो गई है। आप देखिए, पहाड़ में जो लगातार बारिश हो रही है उसकी वजह से जगह जगह पे बड़ा लैंडस्लाइड तो हो ही रहा है, इसके अलावा बड़ी बड़ी चट्टानें भी टूट रही हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड था जिसको प्रशासन ने अभी हटवाया। हिमाचल के मंडी कुल्लू नेशनल हाईवे पर तो चट्टान ने टनल से बाहर निकलने का रास्ता ही बंद कर दिया। नतीजन पूरी टनल गाड़ियों से भर गई। कई किलोमीटर लंबा जाम पहाड़ पर लग गया, लेकिन कुदरत के आगे ठहरने के अलावा टकराने का रास्ता भला कहाँ होता है। उत्तर प्रदेश से लेकर झारखंड तक बाढ़ बारिश का सितम जारी है। चारों तरफ बारिश से हाहाकार मचा हुआ है और आलम तो ये है कि बारिश का पानी अब घरों के भीतर घुस रहा है। लोगों का जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। वीडियो बिहार के घाटशिला का है, जहां लगातार बारिश के बाद घरों में सांप घुस आए हैं। इस बीच बत्ती गुल होने से मुसीबत और बढ़ गई है। मध्य प्रदेश के सूरजपुर का हाल भी देख लीजिए। मूसलाधार बारिश से गोबरी नदी का पुल टूट गया, जिससे आवागमन भी बाधित है। 15 गांवों का संपर्क मार्ग पूरी तरह बंद हो चुका है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर की हैरान करने वाली ये तस्वीर भी देख लीजिए। तेज बारिश के बाद बारात घर की दीवार भरभरा कर गिरी। उत्तर प्रदेश के बिजनौर का हाल भी बेहाल है। मूसलाधार बारिश के बाद दिल्ली पौड़ी नेशनल हाईवे पर मिट्टी बहकर आ गई, जिससे सड़क पर लंबा जाम लग गया। गंगा बैराज से पहले देवलगांव के पास निर्माणाधीन पुलिया की मिट्टी हाईवे पर आने से पूरा रास्ता बंद है।
जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश के बाद डैम ओवरफ्लो हो गए हैं। अब प्रशासन ने सलाल और बगलेहार डैम के गेट्स को खोल दिया है, यानी डैम खुला तो समझो कि पाकिस्तान के लिए मुसीबत। क्योंकि जब इस डैम का पानी पाकिस्तान पहुंचेगा तो वहां का क्या हाल होगा, अंदाजा लगाया जा सकता है। बारिश के बाद प्रशासन ने रियासी में सलाल डैम के गेट खोल दिए हैं। डैम खुलने के बाद पानी का शोर सुनिए। जो पाकिस्तान कुछ दिनों पहले तक जल संकट से जूझ रहा था, वो अब बाढ़ से तबाह होगा, क्योंकि बारिश के बाद पहले ही पाकिस्तान में बाढ़ जैसे हालात बने हैं। ऊपर से भारत की तरफ से पानी छोड़ने के बाद और ज्यादा मुसीबत बढ़ जाएगी। डैम खुलने के बाद प्रशासन लगातार नदी से दूर रहने की अपील कर रहा है कि दरिया के किनारे ना जाएं, क्योंकि दरिया जनाब का पानी काफी बढ़ चुका है। उधर लगातार बारिश के बाद रामबन का बगलेहार डैम भी ओवरफ्लो हो चुका है, जिसके बाद प्रशासन ने डैम के गेट खोलकर पानी रिलीज किया। अब दोनों डैम से पानी छोड़ने के बाद पाकिस्तान में बहने वाली नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है। ऐसे में पाकिस्तान में भारी तबाही होने वाली है। बाढ़ और बारिश से हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। नदी नाले उफान पर हैं और इसी बीच उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां एक ट्रक बाढ़ में डूब गया। ये देखिए, सैलाब में ट्रक पूरी तरह डूब चुका है। ट्रक के ऊपर ड्राइवर और क्लीनर फंसे हैं, जो जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पीछे से भागा, पीछे से भागा। लेकिन पानी का बहाव इतना तेज है कि भागकर बाहर आना भी आसान नहीं है। इस बीच दोनों शख्स जान बचाने की तरकीब सोच रहे हैं। उन्होंने अपना सामान दूसरी तरफ फेंका और पानी में छलांग लगा दी और फिर किसी तरह ड्राइवर और क्लीनर की जान बच गई। जानकारी के मुताबिक बूढ़ी यमुना में अचानक जल स्तर 10 फीट बढ़ गया, जिससे मोरंग से भरा ट्रक डूब गया। अब आपको झारखंड के लातेहार में तबाही की तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ मूसलाधार बारिश के बाद नदियों का बहाव काफी तेज हो चुका है। इसमें अचानक 2 बाइक सवार बह गए। क्योंकि पानी से लबालब भरी नदी पुल के ऊपर से बह रही है, तभी जान हथेली पर रखकर 2 बाइक सवार पुल क्रॉस करने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो तेज बहाव में इनके पैर टिक नहीं पाए। शख्स बाइक को पकड़कर बीच मझधार से निकलने की कोशिश कर रहा है। छाता लिए एक शख्स पीछे से युवक को बचाने के लिए नजदीक आ रहा है, लेकिन तभी पैर फिसलने से बाइक सवार नदी में जा गिरा और काफी दूर तक बह गया। जो भी लोग इस मंजर को दूर खड़े देख रहे थे, उनके भी हाथ पांव फूल गए। बाद में स्थानीय लोगों की मदद से बाइक को बाहर निकालने की कोशिश होने लगी। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। नदी में बहने वालों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और बाइक को भी बाहर निकाल लिया गया है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के बाद हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। जगह जगह लैंडस्लाइड्स की तस्वीरें सामने आ रही हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके बाद मुसीबत और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि पहले ही बारिश के बाद प्रदेश की नदियां उफान पर हैं। बागेश्वर में सरयू नदी तो खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। बाढ़ का पानी बागनाथ मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है। उधर पिथौरागढ़ में जगह जगह लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बारिश के बाद हुए लैंडस्लाइड में जिले की 12 सड़कें पूरी तरह बंद हो गई हैं। टिहरी गढ़वाल में बारिश के बाद नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है। प्रशासन लगातार लोगों से नदियों से दूर रहने की अपील कर रहा है। कृपया सभी ध्यान दें, 24 घंटे से हो रही लगातार बारिश के कारण 24 घंटे से हो रही लगातार बारिश के कारण भिलंगना एवं बाणगंगा का जलस्तर काफी बढ़ गया है। जो नदी किनारे लोग रह रहे हैं, कृपया सतर्क रहें। उधर पौड़ी में भी अलकनंदा नदी उफान पर है। प्रशासन की तरफ से नदी किनारे रह रहे लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का भी जलस्तर बढ़ गया है। नदी पर बनी महादेव की मूर्ति पूरी तरह डूब चुकी है। नजारा ऐसा कि जैसे भगवान शिव की जटा से साक्षात गंगा उतर रही हो। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। बारिश के बाद यहां कुदरत के कहर की खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। यात्रियों से भरी गाड़ी इस सैलाब के बीचों बीच आज फंस गई और जिसके बाद गाड़ी के अंदर बैठे यात्रियों की सांसें अटक गई। तस्वीरें उत्तरकाशी के जखोल फितड़ी मार्ग की है। तेज बारिश के बाद यहां सड़क पर सैलाब आ गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि यात्रियों से भरी भारी भरकम गाड़ी बह गई। हादसे के बाद गाड़ी के अंदर बैठे यात्रियों की चीख पुकार मच गई। तेज बहाव के बीच यात्रियों को सुरक्षित निकालना किसी चुनौती से कम नहीं था, लेकिन फिर स्थानीय लोगों ने रस्सी के सहारे सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। नदी के तेज बहाव के बीच गाड़ी आधे से ज्यादा डूब गई। गनीमत रही कि गाड़ी किसी पत्थर पर अटक गई, नहीं तो जानमाल का नुकसान हो सकता था।
मध्य प्रदेश के रीवा में आज उस समय हड़कंप मच गया जब एक विशालकाय पीपल का पेड़ राहगीरों के ऊपर गिर गया और हादसे के बाद यहां चीख पुकार मच गई। इसका वीडियो अब सामने आया है। घटना सोहागी थाना अंतर्गत मलपार्क क्षेत्र के सुइया गांव की है, जहां सड़क किनारे लगा एक पीपल का पेड़ रविवार शाम अचानक से जड़ सहित भरभरा कर सड़क की तरफ गिर गया। हादसे में रास्ते से गुजर रहा एक आइसक्रीम वैन और 10 राहगीर भी इसकी जद में आ गए। पेड़ के नीचे दबते ही चीख पुकार मच गई। आवाज सुनकर लोग मदद के लिए दौड़े और लोगों को बचाने का काम शुरू हुआ। पेड़ के नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला गया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। जानकारी के मुताबिक बारिश के साथ ही आंधी तूफान की वजह से पीपल का पेड़ कमजोर हो गया था और अचानक जड़ समेत उखड़कर गिर गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन कई लोग घायल हुए हैं।